नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो प्रथम पेपर है समष्टि आर्थिक सिद्धांत, इसका प्रथम अध्याय समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, हमने प्रथम वर्ष में पढ़ा था कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटने का कार्य, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटने का कार्य रेगनर फ्रिश ने किया था, जो आपको अच्छी तरह से याद है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अपना अध्ययन करें तो समष्टि का मतलब मैक्रो, मैक्रो का मतलब है समग्र या व्यापक, यानी कि वह अर्थशास्त्र में अर्थविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाए, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत, विनियोग आदि। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास और आर्थिक उतार चढ़ाव जैसे विषय भी आते हैं। इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य सरकारी संस्थाओं के आर्थिक कार्यकलापों और आर्थिक नियोजन का अध्ययन भी किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कितना है, इसके विषय वस्तु क्या है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसका अध्ययन करें तो अपन देखते हैं कि इसके 4 सिद्धांत हैं। पहला है आय व रोजगार का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय और रोजगार, जिसमें पूर्ण रोजगार, अल्प रोजगार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने के लिए इसकी दो शाखाएं हैं, एक उपभोग का सिद्धांत और एक विनियोग का सिद्धांत। उपभोग किस प्रकार से आय से निर्धारित होता है और विनियोग किस प्रकार ब्याज की दर से निर्धारित होता है, गुणक और त्वरक के सिद्धांत किस तरह से कार्य करते हैं, क्लासिकल और किन्स का मॉडल कैसे कार्य करता है, इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के इस पार्ट में किया जाएगा। दूसरा है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। सामान्य कीमत स्तर के अंतर्गत किस प्रकार से मुद्रास्फीति, अविस्फीति, विस्फीति, संस्फीति, स्टिगफ्लेशन आदि का अध्ययन किया जाता है, वो भी सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत के तहत अध्ययन किया जाएगा। तीसरा है आर्थिक विकास का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक कल्याण के सिद्धांत का अध्ययन करते थे, जो एक व्यक्ति के कल्याण था। यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में एक समान संतुलित रूप से आर्थिक विकास निर्धारित हो, सतत विकास हो, मानव विकास हो, साधनों का अपव्यय न हो। और चौथा है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। वहाँ पे वितरण का सिद्धांत था जिसमें मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ प्रत्येक साधन के प्रतिफल के रूप में दिया जाता था। यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर है। यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में मजदूरी का सिद्धांत समग्र रूप से अध्ययन, ब्याज का सिद्धांत संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के द्वारा अध्ययन, लाभ का सिद्धांत तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लाभ का सिद्धांत का अध्ययन, पूरे संगठन के सिद्धांत। इसके तहत समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत इसी विषय क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये 4 सिद्धांत थे। इसके बाद हम देखते हैं इसके अध्ययन क्यों किया जाता है, क्या महत्व है इसका। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में उपयोगी है। वह माइक्रो अर्थव्यवस्था का अध्ययन, सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन होना बहुत आवश्यक है। उनको जोड़ करके समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए आवश्यक। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में उपयोगी है। समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है। सरकार अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते समय समष्टि अर्थशास्त्र का ही अध्ययन करती है। आर्थिक विकास के अध्ययन में सहायक। तीसरा है आर्थिक विकास। सरकार अपना आर्थिक विकास और आर्थिक नियोजन, प्लानिंग बनाते समय नीति आयोग जब कार्य करता है तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उसके द्वारा ही आर्थिक नीति और आर्थिक विकास का निर्धारण होता है। आपने देखा होगा बजट में सबसे पहले अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट बताई जाती है, वृद्धि दर क्या है, वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन करके संपूर्ण देश की बताई जाती है। और अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली, किस प्रकार से अर्थशास्त्र में वस्तुओं का प्रवाह, किस प्रकार से अर्थशास्त्र में साधनों का प्रवाह, किस प्रकार से अर्थशास्त्र में पूंजी का प्रवाह और कैसे अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात और निर्यात हो रहे हैं, इसका अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। और राष्ट्रव्यापी समस्याओं के समाधान में सहायक। राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, मुद्रास्फीति की समस्या है, तेजी मंदी की समस्या है, इनका अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों की जोड़ करके समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है, इसलिए जोड़कर परिणाम निकालने की प्रक्रिया बड़ी भ्रामक होती है। कई बार भ्रमपूर्ण परिणाम निकाले जाते हैं
और विशाल इकाइयों का आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने में कठिनाई अनुभव होती है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में अगर ये जोड़ करके बड़ी इकाइयों की जटिलता को छोड़ दें तो संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये था समष्टि अर्थशास्त्र। धन्यवाद।